इलेक्टोरल बॉन्ड पर संवैधानिक बेंच के फैसले के बाद हो चुके जो महा घोटाला उजागर हुआ और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के गुंडों को भेज करके छापे डलवा कर, नोटिस डलवा कर, गिरफ्तार करवा करके कि हमारे देश में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी की अगुवाई में संवैधानिक बेंच ने यह पा लिया है जो मुकदमा चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से, वह इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो चुनावी चंदा वसूली का चल रहा था वो बाकायदा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है कि केंद्र सरकार और भारतीय मीडिया मौन रहता है जब चीन कब्जा करता है और पाकिस्तान का मामला हो तो खूब चर्चा में रहता है। इसके लिए शर्म आनी चाहिए। कमजोर पाकिस्तान को देखकर दहाड़ने की बात करना और ताकतवर चीन के साथ में दुम दबा करके चूहा बन जाना, शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी। और शर्म आनी चाहिए, मैं कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी, हमारे देश में 3 मई 2023 से मणिपुर जल रहा है और 4 मई को शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी, तुमने मुंह नहीं खोला। कारगिल युद्ध की विजेता सेना के सूबेदार की पत्नी को जिस तरीके से नग्न करके और एक आदिवासी लड़की को नग्न करके घुमाया गया, जुलूस निकाला गया और उनके तमाम प्राइवेट पार्ट्स को नोचा गया। और नरेंद्र मोदी, तुम ये भी जानते हो कि 33 महिलाओं का अपहरण करके, गैंगरेप करके, जिनमें अधिकतर महिलाओं की हत्या भी कर दी गई है। और वहां पर मणिपुर में 2 समुदाय आमने सामने दुश्मन देश की तरह खड़े हो गए तो मणिपुर का मां नहीं बोल पाए। शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को इस बात को लेकर के। और नरेंद्र मोदी ने एक तीर से 3 शिकार करने का काम किया। एक, इलेक्टोरल बॉन्ड पर संवैधानिक बेंच के फैसले के बाद हो चुके जो महा घोटाला उजागर हुआ उससे ध्यान भटकाने का राहुल गांधी की यात्रा में उठ रहे जन सैलाब का। और तीसरा, अपने अंध भक्तों से कहा कि मैं महा घोटालेबाज हूं, लेकिन फिर भी देखो कि मैंने मुसलमान नवाजी को भी पिटवाया है पुलिस से, मैं इतना महान हूं। ये संदेश भी नरेंद्र मोदी ने दिया है। और मैं फिर आपके माध्यम से एक सवाल करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी गए थे पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में खासकर संदेश खाली का जिक्र किया था और कहा था वहां शर्म आनी चाहिए। ममता जी के लिए शब्द कहा था। सब शर्म किस बात की? जो भूमि हथियाने वाले और यौन शोषण के आरोपी पर। मैं आपको बताना चाहता हूं, शाहजहां शेख और उसके 3 सहयोगी जेल में हैं, गिरफ्तार कर दिए गए। तब मैं कहना चाहता हूं मिस्टर नरेंद्र मोदी, शर्म तुमको आनी चाहिए जिन्होंने नवाजियों को अपने वर्दीधारी सब इंस्पेक्टर मनोज तोमर जैसे गुंडे से लात मरवाया। शर्म तुमको आनी चाहिए जिन्होंने पहलवान बेटियों का यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाया। शर्म तुमको आनी चाहिए मिस्टर मोदी जिन्होंने हाथरस में वाल्मीकि परिवार की बेटी का शव जला करके आरोपियों को बचाने का षड्यंत्र कराया। शर्म तुमको आनी चाहिए मिस्टर मोदी जिसने उन्नाव में 17 साल की मासूमा का अपहरण बलात्कार करने वाले को कुलदीप सेंगर को बचाव के लिए उसकी एफआईआर तक कई महीनों तक दर्ज नहीं होने दी। शर्म तुमको आनी चाहिए नरेंद्र मोदी जिन्होंने अपने भाजपाई और मैं कहूँगा मोदी परिवार के वीआईपी को बचाने के लिए अंकिता भंडारी की हत्या करवाई। और जिस अंकिता भंडारी की हत्या की बात उठाने वाले पत्रकार नेगी को गिरफ्तार करवाया और जहां अंकिता भंडारी रहती थी सबूत नष्ट कराने के लिए मोदी तुम्हारे इशारे पर तुम्हारे विधायक रेणु बिष्ट ने और वहां एसडीएम ने अंकिता भंडारी वाले कमरों को तोड़वाया। शर्म तुमको आनी चाहिए नरेंद्र मोदी। 2012 में किरण नेगी के साथ में दरिंदगी के अपहरण बलात्कार करने वाले जिन 3 अब दरिंदों को 2014 में फरवरी में फांसी हो गई थी उनको 2022 में तुमने बरी कराया। शर्म तुमको आनी चाहिए। शर्म तुमको आनी चाहिए जब तुमने बिल्किस बानो के दरिंदों को गुजरात के चुनाव जीतने के लिए बाहर निकलवा कर फर्जी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके झूठ बोल करके उन्हें बाहर निकाल करके जश्न मनवाया, उनका स्वागत करवाया। शर्म तुमको आनी चाहिए जिन्होंने 8 साल की मासूम मां के साथ कठुआ का जिक्र कर रहा हूं उसके बलात्कारी अपहरणकर्ताओं को बचाने के लिए तिरंगा यात्रा को निकलवाया। हर शर्म तुमको आनी चाहिए जिन्होंने इस देश के अंदर हमारे देश में भाईचारे के अंदर जहर खोलने का काम करवाया। इसलिए नरेंद्र मोदी और तुमको शर्म आनी चाहिए जिन्होंने 700 से ज्यादा किसानों को मरवाया। और शर्म तुमको आनी चाहिए मोदी, हमारे देश में अरुणाचल में 60 किलोमीटर अंदर तक और मैं कहूँ डोकलाम से लेकर लद्दाख तक 20,000 वर्ग किलोमीटर पर चीन ने कब्जा कर लिया
और तुमने आहा नहीं की। तुमको शर्म आनी चाहिए सीमा पर कब्जा करवाने का, जमीन पर कब्जा करवाने के लिए, देश की पहलवान बेटियों का यौन शोषण करने वाले को बचवाने के लिए, किसानों को मरवाने के लिए, हाथरस की बेटी का शव ठिकाने लगाने के लिए, और उन्नाव की बेटी के यौन शोषण बलात्कारियों को बचाने के लिए, और कठुआ के मासूम के पक्ष में तिरंगा रैली निकलवाने के लिए, और बिल्किस बानो के बलात्कारियों को बाहर निकाल करके उनका स्वागत कराने के लिए तुमको शर्म आनी चाहिए मोदी। और तुमको शर्म आनी चाहिए 400 का सिलेंडर 1100 में बिकवा करके, और मुफ्त के रेट पे तेल आया उसे 100 से महंगा बिकवा करके, और शर्म तुमको आनी चाहिए ताली बजाकर ताला लगा करके हमारे देश के करोड़ों मजदूर, महिला और बच्चों को पैदल भूखा प्यासा चलवाने के लिए, जिनको रेल से कटवाने के लिए, और जिनको गाड़ी से को चलवाने के लिए। और शर्म तुमको आनी चाहिए मोदी। भूखे प्यासे खून पैरों से टपक रहा था, ऐसी महिलाओं को खुली आसमान में बच्चे चलने के लिए विवश कराने के लिए तुमको शर्म आनी चाहिए। देश को बेरोजगारी के मामले में रसातल में पहुंचाने के लिए तुमको शर्म आनी चाहिए। हमारे देश की सेना को कमजोर करके, हमारे देश की सैनिकों को, हमारे देश की सेना और सम्मान को अग्निवीर में तब्दील कराने के तुमको शर्म आनी चाहिए। तुमको शर्म आनी चाहिए। इलेक्ट्रोल बॉन्ड ला करके हमारे देश में, और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के गुंडों को भेज करके छापे डलवा कर, नोटिस डलवा कर, गिरफ्तार करवा करके हफ्ता वसूली कराने कि हमारे देश में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी की अगुवाई में संवैधानिक बेंच ने यह पा लिया है, जो मुकदमा चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से, वह इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो चुनावी चंदा वसूली का चल रहा था, उस चुनावी चंदे के इलेक्टोरल बॉन्ड को 15 फरवरी को बाकायदा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से वसूली करने के लिए हमारे देश में आयकर कानून में 2017 में जो बदलाव किया गया उसे असंवैधानिक करार दिया गया। हमारे देश के अंदर जनप्रतिनिधित्व कानून में जो तब्दीली की गई उसे असंवैधानिक करार दे दिया गया। और हमारे देश में सूचना के अधिकार, जानने का हक, वोट हम दे रहे हैं जिसको, वो कहां से नोट ले रहा है, किससे पैसा ले रहा है, इससे देशवासियों को वंचित रखने का जो षड्यंत्र है, इसे असंवैधानिक करार दिया गया। और इस असंवैधानिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए और असंवैधानिक व्यवस्था के तहत अब तक कितनी वसूली किसने की है, कहां से पैसा किस किस को दिया गया, इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 6 मार्च तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, किसको दिया, किसने कैश कराए, ये जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आदेश दिया था। अब आप देखिए, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है कि हमारे देश में संवैधानिक बेंच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आदेश दे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया संवैधानिक बेंच के आदेश की अवहेलना कर दे, अवहेलना करके कह दे हम अभी नहीं दे सकते, हमको तो कई दिन चाहिए, हमको तो जून से पहले हम नहीं देंगे, ताकि क्योंकि जून से पहले मतलब चुनाव से, लोकसभा चुनाव से पहले अगर ये जानकारी दी गई तो इस जानकारी में पोल खोल हो सकती है कि हमारे देश के अंदर ईडी, सीबीआई, एनसीबी और इनकम टैक्स की टीम को भेजकर छापे डलवा करके हमारे देश में व्यापारी उद्यमियों से कब कब कितना कितना चंदे के नाम पर वसूली की गई है, ये जानकारी उजागर हो जाएगी, सार्वजनिक हो जाएगी। दूसरा, उजागर हो जाएगा कि आपने भारत में भारत की सरकारी संपत्तियों को, सरकारी संस्थानों को आपने हमारे देश के एयरपोर्ट जिसको बेचे हैं, नीलाम किए हैं, हमारे देश के बंदरगाह जिनको बेचे हैं, हमारे देश की सड़कें जिनको बेच दी हैं, हमारे देश के जंगल जिनको बेच दिए हैं, हमारे देश की रेल व्यवस्था जिनको बेच दी, हमारे देश के जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल, बेल, सेल जो आपने बेचा है, उनसे कब कब कितनी वसूली होगी, ये खुलासा होने वाला है। ये खुलासा होने वाला है कि आपने दुश्मन देश चीन, पाकिस्तान की कंपनियों से कितना वसूली की है। और यही नहीं, खुलासा यह भी होने वाला है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों ने 15 दिन के अंदर अपने खाते में कैश नहीं कराया, तो उस 16वें दिन हमारे देश में नरेंद्र मोदी का एक अपना संगठन है, खाता है, उसका नाम है पीएम केयर्स, उसमें जाकर के ठिकाने लग जाता है। और ये जानकारी देने के लिए आपको इतना वक्त लगेगा। अब आप तकनीकी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, तकनीकी बात यह है कि 15 दिन के अंदर अंदर वह पैसा अगर किसी राजनीतिक दल ने जिसको दिया गया है उसको कैश नहीं कराया, अपने खाते में जमा नहीं कराया,
तो 16वें दिन वह पैसा सिर्फ पीएम केयर्स में ही जा सकता है। इसका मतलब है कि वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रडार पे रहता है और जैसे 15 दिन का डेट एक्सपायर हो जाता है वो राजनीतिक पार्टी के खाते में जाने से वंचित हो जाता है। राजनीतिक पार्टी उसके बाद उसे कैश नहीं करा सकती है और वह नरेंद्र मोदी के पीएम केयर्स में चला जाता है। मैं नरेंद्र मोदी का पीएम केयर्स इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश के अंदर 24 मार्च को ताली बजा करके देश में ताला लगा दिया था कोरोना के नाम पर। तब 400-450 मामले थे, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन जब करोड़ों करोड़ मामले हुए तो ताले खोल दिए गए और 28 मार्च को पीएम केयर का गठन कर दिया गया था। और इस पूरे मसले पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के वक्त बाकायदा प्रधानमंत्री कार्यालय से यह सचिव ने लिख करके दिया कि पीएम केयर सरकारी संगठन नहीं, ये निजी संगठन है। और बड़ी रोचक बात आपको बताता हूं, निजी संगठन भी कैसा, एक अली बाबा कंपनी है, आपको थोड़ा वीडियो लंबा लगेगा। अली बाबा कंपनी है चीन की और उस अली बाबा कंपनी का हमारे देश में पेटीएम में 43% शेयर था और जब उसके 43% शेयर थे पीएम केयर्स में, पेटीएम में, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके ब्रांड एम्बेसडर थे। और अभी 2024 का हम जिक्र कर रहे हैं, पेटीएम से सारे शेयर वो उठा चुका है अली बाबा चीनी कंपनी। तो हमारे देश की रिजर्व बैंक ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया, पेटीएम को बाहर कर दिया। इस पूरे प्रक्रिया को इसलिए मैंने याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर असंवैधानिक तरीके से देश के जनप्रतिनिधित्व कानून को 2017 में, हमारे देश में आयकर कानून को 2017 में बदली करना, हमारे देश के सूचना के अधिकार के तहत देश के मतदाताओं को जानकारी से वंचित रखना और असंवैधानिक तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से वसूली करने का षड्यंत्र यही तक नहीं है, पीएम केयर से भी जुड़ा हुआ है। ये बड़ी रोचक बात है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार खबर से खबर को दबाने में माहिर सरकार, वह पहले मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया जिसे कहते हैं, उसमें अपने महाघोटाले, इलेक्टोरल बॉन्ड के महाघोटाले को बिल्कुल भी जगह नहीं दिला रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड का महाघोटाला मोदी सरकार का, जो सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी बेनकाब हो चुका है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, खबर से खबर को दबाने का षड्यंत्र है इंद्रलोक में पहले से भी। और मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये देश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है, जिस देश में हमारे एक तरफ कावड़ यात्रा पर पुष्प वर्षा की जाती है, कोई ईर्ष्या का मामला नहीं है, और दूसरी तरफ 10 मिनट के लिए नमाज अदा करने वाले पर लात मारने का सिलसिला शुरू किया था। मैं तो दिल्ली पुलिस के मुख्य पुलिस के कमिश्नर से और विशेष तौर पर संवैधानिक बेंच के अध्यक्षता कर रहे चंद्रचूड़ साहब, मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ ये क्रोनोलॉजी का हिस्सा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।